हाल ही में भारतीय रुपये ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपना सबसे निचला स्तर छू लिया है और इससे लेकर हर तरफ चर्चा है, चिंता भी है। लेकिन क्या ये वाकई एक संकट का संकेत है या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये है वो नंबर जो आजकल सुर्खियों में छाया हुआ है, 90.43 रुपए प्रति डॉलर। ये भारतीय रुपए का अब तक का सबसे निचला स्तर है। लेकिन जानते हैं, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी जेब पर पड़ता है। और ये बिल्कुल आम भारतीय के मन की बात है। सोचिए, जब रुपया गिरता है तो बाहर से आने वाली हर चीज, पेट्रोल से लेके मोबाइल फोन तक, सब कुछ महंगा हो जाता है। मतलब हमारे ही पैसे की खरीदने की ताकत कम हो जाती है। तो ये सिर्फ एक आर्थिक खबर नहीं, बल्कि हम सबके लिए एक निजी मामला है। चलिए इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। रुपए में ये जो गिरावट है, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 40 सालों का इतिहास देखें तो हर बड़े आर्थिक संकट के साथ रुपए ने एक नया निचला स्तर छुआ है। चाहे वो 1991 का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का संकट हो, 2008 की वैश्विक मंदी या फिर 2025 के ये नए दबाव, ये एक लंबा सफर रहा है। यहाँ एक पैटर्न साफ दिखाई देता है ना? और ये हमें बताता है कि मौजूदा गिरावट को समझने के लिए हमें इसके पीछे की वजहों को गहराई से देखना होगा। तो सवाल यह है कि भरी इस बार ऐसा क्या हो रहा है जो रुपये को इस स्तर पर ले आया है? असल में ये किसी एक कारण से नहीं हो रहा। ये कई चीजों का एक साथ आना है, जिसे हम एक परफेक्ट इकोनॉमिक स्टॉर्म या एक आदर्श आर्थिक तूफान कह सकते हैं। हम इन कारणों को 3 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, मजबूत बाहरी मुश्किलें, यानी दुनिया भर में जो चल रहा है उसका असर। दूसरा, देश के अंदर से पैसे का बड़ा आना जाना। और तीसरा, नीतियों को लेकर बनी अनिश्चितता। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले बाहरी दबावों को देखिए। एक तरफ अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया है, जिससे हमारे एक्सपोर्टर्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में ब्याज दरें इतनी ज्यादा हैं कि डॉलर एक चुंबक की तरह बन गया है। इसका नतीजा, निवेशक भारत जैसे बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिका में लगा रहे हैं, जिससे डॉलर की मांग बढ़ रही है और रुपया कमजोर हो रहा है। और ये जो पैसा बाहर जा रहा है उसका आंकड़ा देखिए, हैरान करने वाला है। विदेशी निवेशकों ने सिर्फ इस साल भारतीय बाजारों से 17 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम निकाल ली है। इसे ऐसे समझिए, जब ये निवेशक भारतीय शेयर बेचते हैं तो उन्हें रुपये मिलते हैं, फिर वो इन रुपयों को डॉलर में बदलते हैं ताकि पैसा वापस ले जा सकें। इससे अचानक डॉलर की मांग आसमान छू जाती है और रुपये पर दबाव बनता है। तो कुल मिलाकर ये एक मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम है। विदेशी निवेश का बाहर जाना, हमारा रिकॉर्ड तोड़ व्यापार घाटा, सोने और तेल जैसी चीजों के आयात के लिए डॉलर की जबरदस्त मांग और ऊपर से भारत अमेरिका व्यापार सौदे को लेकर अनिश्चितता, इन सब ने मिलकर रुपया पर भारी दबाव बना दिया है। ठीक है, अब हमने ये तो समझ लिया कि रुपया क्यों गिर रहा है। तो अगला बड़ा सवाल ये है कि इससे आखिर किसको फायदा होता है और किसको नुकसान? क्योंकि गिरता हुआ रुपया असल में एक दोधारी तलवार की तरह काम करता है। यहाँ पर अर्थव्यवस्था में एक अजीब सी तस्वीर बनती है। एक तरफ जो कंपनियां अपना सामान या सेवाएं बाहर बेचती हैं, जैसे कि आईटी और फार्मा सेक्टर, उन्हें तो फायदा होता है। क्यों? क्योंकि उनकी डॉलर में हुई कमाई जब रुपए में बदलती है तो ज्यादा हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग आयात पर निर्भर हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनियां या फिर विदेश में पढ़ रहे छात्र, उनके लिए तो लागतें आसमान छूने लगती हैं। और भारत की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है कच्चा तेल। हम अपनी ज़रूरत का 80% से भी ज़्यादा तेल बाहर से मंगवाते हैं और इसका पेमेंट डॉलर्स में होता है। तो जब रुपया कमज़ोर होता है तो हमें उसी तेल को खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं। नतीजा, पेट्रोल डीजल महंगा होता है और महंगाई सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालती है। ये टेबल इस असर को और भी साफ करती है। आप देख सकते हैं कि आईटी और फार्मा जैसे सर्विस एक्सपोर्टर्स कैसे फायदे में हैं। लेकिन जरा विदेश में पढ़ रहे छात्रों के बारे में सोचिए। उनके लिए तो फीस और रहने का खर्च रातों रात 8 से 10% तक बढ़ जाता है। ये किसी भी परिवार पर एक बहुत बड़ा और अचानक आया हुआ बोझ है। अब तक हमने जो भी बात की है उससे तो यही लगता है कि ये एक संकट है, एक बड़ी मुसीबत है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है। क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये गिरावट पूरी तरह से अनियंत्रित नहीं है? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति हो सकती है?
ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है। आमतौर पर हम यही सोचते हैं, है ना, कि मजबूत मुद्रा मतलब मजबूत देश। लेकिन अर्थशास्त्र की दुनिया में चीज़ें हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, रियर यानी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत आसान। ये सिर्फ डॉलर के मुकाबले रुपए का रेट नहीं है, बल्कि ये 40 बड़ी करेंसीज के मुकाबले रुपए की औसत ताकत को मापता है और इसमें महंगाई के असर को भी ध्यान में रखा जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये रुपए की असली कीमत या उसकी सही वैल्यू बताता है। और RER का डेटा एक बहुत ही चौंकाने वाली कहानी बताता है। वो ये कि कई सालों तक भारतीय रुपया ओवर वैल्यूड था, यानी उसकी कीमत असल में जितनी होनी चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा थी। इसका नतीजा क्या हुआ? हमारे निर्यात यानी भारत में बना सामान विदेशी बाजारों में महंगा हो गया था, जिससे हमारी कॉम्पिटिटिवनेस यानी प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता कम हो रही थी। और ये है इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। हाल की इस बड़ी गिरावट के बाद RER के हिसाब से रुपया अब अंडर वैल्यूड है, यानी आज उसकी कीमत अपनी सही वैल्यू से थोड़ी कम है। और कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ये स्तर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा कॉम्पिटिटिव और सही है। और सुनिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सोच में एक बड़े बदलाव को दिखाता है। RBI अब रुपए को किसी एक लेवल जैसे 85 या 90 पर बचाने के लिए जबरदस्ती दखल नहीं दे रहा है। इसके बजाय वो रुपए को धीरे धीरे अपनी सही जगह पर आने दे रहा है। वो करेंसी को एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह इस्तेमाल कर रहा है, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों को बेहतर तरीके से सह सके और हमारे निर्यात को बढ़ावा मिले। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिसे हम एक संकट समझ रहे हैं, वो असल में एक स्ट्रक्चरल करेक्शन या एक संरचनात्मक सुधार हो सकता है। ये एक जरूरी बदलाव है जो शायद लंबे समय से रुका हुआ था, ताकि रुपया अपनी वास्तविक कीमत पर आकर हमारी अर्थव्यवस्था को लंबे समय के लिए ज्यादा मजबूत बना सके। तो अब सवाल उठता है कि यहाँ से आगे क्या होगा? रुपए का भविष्य अब किन बातों पर निर्भर करेगा? तो 2026 में रुपए की दिशा कौन तय करेगा? देखिए, 4 बड़ी चीजों पर नजर रखनी होगी। पहला, क्या भारत और अमेरिका के बीच वो बड़ा व्यापार सौदा हो पाता है जिसका सबको इंतजार है? दूसरा, क्या विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में फिर से भरोसा जताते हैं? तीसरा, कच्चे तेल की कीमतें कहाँ जाती हैं? और शायद सबसे जरूरी, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों पर आगे क्या फैसला लेता है? इन सभी सवालों के जवाब ही रुपए का भविष्य तय करेंगे। तो अंत में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या गिरता रुपया वाकई एक संकट है, या फिर ये हमारी अर्थव्यवस्था को ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने और दुनिया के साथ कदम मिलाने की एक जरूरी लेकिन दर्दनाक कीमत है? अगली बार जब आप रुपए की गिरावट की खबर पड़े, तो शायद आप उसे सिर्फ एक संकट के तौर पर नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव के हिस्से के तौर पर भी देखेंगे।